देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में बारात और बारातियों की चर्चा भी आम है। लेकिन बरेली में खास बारात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। बारात है बुलडोजरों की, जो कभी भी इस शहर के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के दो करीबियों के बारात घर का रुख कर सकती है। एक नहीं बल्कि दो बारात घर टारगेट पर हैं। यानी जिन बारात घरों में निकाह की रस्में होनी हैं, वहां बुलडोजर धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं। दंगाइयों के खिलाफ योगी के ऑपरेशन निकाह पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नए भारत का नया यूपी है। अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन से जाती बुलडोजरों की ये बारात देख रहे हैं। कहां जा रही है? बरेली जा रही है और इसका ठिकाना 2 बारात घर हैं। शादियों का सीजन चल रहा है। इस वक्त बारात घरों की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन बुलडोजरों की बारात इसी रौनक में पलीता लगाने वाली है। जिन 2 बारात घरों पर बाबा की बुलडोजर की बारात पहुंचने वाली है, वो उस मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के हैं जिसने 26 सितंबर को बरेली में दंगे वाली साजिश रची थी। पुराना शहर के सूफी टोला इलाके में बने ये 2 बारात घर हैं, गुड मैरिज हॉल और फरहत बारात घर। इन दोनों बारात घरों को जमींदोज करने का नोटिस जारी हो चुका है। बरेली विकास प्राधिकरण ने एसएसपी को चिट्ठी लिखकर इन दोनों बारात घरों के ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस बल की मांग की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड मैरिज हॉल, मरहूम हाजी अच्छे मियाँ का कहा जाता है, और इसके बिल्कुल पड़ोस में जो ये है ऐवामे फरहत, ये दोनों बारात घर हैं जिन पे जो है बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मन बनाया है, क्योंकि ये जो है मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर तौकीर रजा के करीबी ये हैं कौन और क्यों उनके करोड़ों की कीमत वाले बारात घर बाबा के बुलडोजरों के निशाने पर आ गए हैं। गुड मैरिज हॉल का मालिक है राशिद खान, जबकि फरहत बारात घर का मालिक है सरफराज अली खान। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनवाए गए हैं। साथ ही 26 सितंबर को बाहर से आए दंगाइयों को इन बारात घरों में ही रुकवाया गया था। यही वजह है कि अब ये बारात घर बुलडोजर के निशाने पर हैं। इस कार्रवाई को बरेली में हुए बवाल के बाद सीएम योगी के सख्त तेवरों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के ये कोई पहले हमदर्द नहीं हैं जिन पर बाबा की नजर इनायत हो रही है। इससे पहले भी उसके कई सहयोगियों का इलाज हो चुका है। तौकीर के करीबी नफीस की नावेल्टी स्थित मार्केट को नगर निगम ने सील किया था। नफीस के ही जखीरा स्थित बारात घर को जमींदोज किया गया था। उमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। शराफत का बारात घर, बर्फखाना और जिम सील किया गया था। अब्दुल कयूम का ई बाइकों का शोरूम सील किया गया था। मौलाना को शरण देने वाले फरहत का मकान भी सील कर दिया गया था। मौलाना के करीबी आरिफ का 16 दुकानों का मार्केट ध्वस्त कर दिया गया था। अब मौलाना के 2 करीबियों के बारात घर पर शादियों के सीजन में बुलडोजरों की बारात पहुंचने वाली है। तौकीर रजा के साम्राज्य पर बाबा के बुलडोजरों का नया राउंड शुरू होने वाला है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें अभी आप भूले नहीं होंगे। हफ्ते भर पहले ही तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शोरूम पर हुए बुलडोजर प्रहार की चर्चा पूरे यूपी में हो रही थी। अब तौकीर के 2 करीबियों के ठिकानों पर भी कुछ वैसा ही एक्शन होने वाला है। शादियों के सीजन में भाईजान का मैरिज हॉल टूटने वाला है।
अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए बुलेट और बुलडोजर ही सत्य है। योगी राज में जो अपराध की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है, वो फिर अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं रह जाता। योगी फोर्स की बुलेट ऐसे अपराधियों को इलाज करने में देर नहीं करती, और जो अपराधी बुलेट से बच गए, उनकी परेड निकालनी तय है। ये लाइन ना तो राशन के लिए है, ये लाइन ना तो टिकट काउंटर के लिए है, ये अपराधियों की परेड निकल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुल 28 अपराधी हैं जिनकी बारात योगी फोर्स ने निकाली है। किसी ने मारपीट की तो किसी ने अवैध कब्जा किया। इनमें से किसी ने शहर की शांति भंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब सब के सब योगी फोर्स के शिकंजे में हैं और सबकी परेड निकल रही है। जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है, और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब। दंगे बंद, अराजकता बंद। उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले की हैं, जहां योगी फोर्स ने जिले के फरार अपराधियों के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम है वारंटियों की बारात। कौशाम्बी के एसपी की अगुवाई में वारंटियों की बारात निकाली गई। योगी फोर्स ने जिले के 11 थानों से फरार चल रहे 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया। ये सभी अलग अलग मुकदमों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी का एक अभियान चलाया गया, जिसके अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 30/11/2025 को सभी थानों पे कुल मिलाकर के 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के उपरांत उन्हें नियम संगत तरीके से विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एक तरफ अपराधियों की परेड निकाली जा रही है, तो दूसरी ओर यूपी में अपराधी एक पैर से चलने लायक बनाए जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा नॉन स्टॉप जारी है। वांटेड बदमाश का एनकाउंटर, वांटेड वाहन चोर का एनकाउंटर, वांटेड क्रिमिनल का एनकाउंटर। शहर बदल रहा है, लोकेशन बदल रही है, लेकिन यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन का स्वरूप वही है, बुलेट वाला। गाजियाबाद से गाजीपुर तक और सहारनपुर से आजमगढ़ तक ना तो लुटेरे बचेंगे और ना चोर और ना ही गौ तस्कर। जिसने भी जुर्म किया है और योगी फोर्स से बचता फिर रहा है, एक ना एक दिन उसकी भी कुटाई तय है। या तो परेड करते नजर आएंगे या फिर लंगड़ाते। फैसला अपराधियों को करना है कि उन्हें क्या चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के धुरंधर निकल पड़े घुसपैठियों को ढूंढने के लिए। शहर शहर ऐसे संदिग्धों को तलाशा जा रहा है जो हैं तो बाहरी, लेकिन रह रहे हैं भारत में, और वो भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे। योगी ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया, तो उसमें एडमिशन कराने के लिए अब घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है। देखिए, नगर निगम में आप लोगों को आप सब लोग को उसके एडहॉक पे रखा होगा जी। हाँ, आप सबका ठेकेदार कौन है? आप सबका ठेकेदार कौन है? झुग्गी और झुग्गियों के बीच रहते महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और जवान ऐसी ही जगहों पर अक्सर घुसपैठिए अपना अड्डा बनाते हैं, और शायद इसीलिए योगी फोर्स को इन जगहों पर चलाना पड़ रहा है ऑपरेशन घुसपैठिया। योगी फोर्स के जवान हर दस्तावेज चेक कर रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बारीकी से देख रहे हैं। लखनऊ में यूपी पुलिस ने मेगा ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम ऐसे इलाके में पहुंची जहां घुसपैठियों के होने का शक था।
इस समय मैं लखनऊ के बिजनौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर यूपी पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो डीसीपी है निपुण अग्रवाल वो खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लाइव रेड जो है वो यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आधार कार्ड से लेकर सभी जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए ये सबके जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर ले ली गए हैं, इनको चेक किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गियों में पुलिस ने सभी के दस्तावेज खंगाले। यहाँ रहने वाले लोग मुस्लिम मिले और खुद को असम का निवासी बता रहे हैं। अब पुलिस असम से इनकी डिटेल को क्रॉस वेरीफाई भी करवा रही है। पुलिस आई थी, क्या क्या चेक किया? आधार कार्ड लेके गया, पान कार्ड लेके गया, वोटर आईडी लेके गया और एनआरसी ले जाके जाने के लिए बोला है कि एनआरसी ले जाने के लिए बोला। असम से आए हैं, आधार कार्ड है? हाँ, वो जमा ले लिया है। पुलिस ने जमा कर दिया? हाँ, और क्या पूछताछ की पुलिस ने? ये तो समझ ही नहीं है। इन सभी के पास से हर वो कार्ड मिला जो भारत के नागरिकों के पास होता है, फिर भी पुलिस उसे क्रॉस वेरीफाई करवा रही है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, घुसपैठिए गलत तरीके से वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, घुसपैठिए खुद को असम या बंगाल का निवासी बताते हैं जबकि वो बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या होते हैं। इसीलिए पुलिस संदिग्धों से सवाल जवाब भी कर रही है। नगर निगम में आप सब लोग को उसके एडहॉक पे रखा होगा जी। हाँ, आप सबका ठेकेदार कौन है? एक दिन पहले ही लखनऊ से एक बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई थी। नरगिस नाम की ये महिला बांग्लादेशी है। इसके पास से तीन नकली आधार कार्ड मिले हैं। बांग्लादेशी महिला के मिलने के बाद से ही लखनऊ पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चलाया है। एयरपोर्ट के आसपास या जो भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उसके आसपास जो भी झुग्गियाँ या कॉलोनी बनी गई हैं वहाँ पर हम लोग जाके इन सब के जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, बीट आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उनको देख रहे हैं। इसमें कुछ कार्ड जो हैं वो आसाम के बने हुए हैं, कामरूप डिस्ट्रिक्ट के फॉर इंस्टेंस बने हुए हैं। तो हम वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनसे पत्राचार करके इनको फिजिकली वहाँ पे एक बार वेरीफाई करवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो घुसपैठियों के खिलाफ यूपी में डिटेंशन सेंटर तैयार करने का भी ऑर्डर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर होंगे और बाकी शहरों में छोटे छोटे डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? समीरुन्निसा। कहाँ से आई है? असम से। असम से आई है? कब? हाँ। कितना समय हो गया? 2 साल 3 साल हो गए। 2-3 साल हो गया। आप भी असम से आई है? हाँ। कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप अपना लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर शहर में अवैध नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर भेजने का काम किया जाए। और योगी फोर्स अब यूपी में इसी मिशन में जुट गई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के अपराधियों में भय का नाम है योगी फोर्स। योगी फोर्स के एक्शन के बारे में तो अब पूरा देश जानने लगा है। आज योगी आदित्यनाथ ने 23 ट्रेनी आईपीएस अफसरों को कानून व्यवस्था चलाने की ट्रेनिंग दी। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बता दिया कि यूपी में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाना है, महिलाओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी है, साथ ही अवैध ड्रग्स नेटवर्क और साइबर क्राइम पर कठोर और तेज कार्रवाई करनी है। योगी का मंत्र लेकर जब ये अफसर फील्ड में उतरेंगे तो कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत दिखेगी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का योगी फोर्स का धप्पा चल रहा है तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में धामी फोर्स भी कुछ ऐसा ही मिशन करने में जुटी हुई है। यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या निशाने पर हैं तो देवभूमि में ऐसे ही लोगों की बनाई गई अवैध मस्जिदें और मजार और दरगाह। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी घुसपैठियों से मुक्त कराने में जुटे हैं तो उत्तराखंड में सीएम धामी चादर गैंग की जमीन कब्जा करने वाली मुहिम की हवा निकालने में जुटे हैं। अगर कहें कि धामी योगी की जोड़ी गर्दा उड़ा रही है तो ये गलत नहीं होगा। इसी कड़ी में धामी फोर्स ने उधम सिंह नगर में बिना इजाजत बनाई जा रही एक मस्जिद पर तालाबंदी की है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं,
उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। गरजते दहाड़ते बुलडोजर्स का ये शोर कट्टरपंथियों का दिल दहला रहा है। पीले पंजे की हर चोट, हर प्रहार ये बता रहा है कि देवभूमि में अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी ऐसा होगा, बुलडोजर उसका हिसाब करेगा। देवभूमि में जगह जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मजार, मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कब्जों के खिलाफ बुलडोजर मुहिम चला रखी है, जिसका असर यह हुआ कि अब तक 547 से ज्यादा अवैध मजारों का वजूद खत्म हो चुका है, तो वहीं 9000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है। इसी मुहिम के तहत धामी फोर्स रविवार को उधम सिंह नगर के सिरोली कला इलाके में पहुंची। लोहे के गेट पर ताला लगाकर उस पर सरकारी सील लगाने की ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो देवभूमि को अवैध कब्जे से मुक्त बनाने के मिशन का ही हिस्सा है। ये ताला ऐसी मस्जिद पर लगाया गया है जिसका निर्माण बिना अनुमति, बिना इजाजत के किया जा रहा था। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेज और नक्शा दिखाने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब ऐसा करने के लिए कोई आगे आया ही नहीं, तो भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने मस्जिद पर ताला लगाया, उसे सील कर दिया। एक धार्मिक संरचना है जिसमें कोई अप्रूवल नहीं है और कोई यहाँ आ भी नहीं रहा है बताने के लिए किसका है, और उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी हमें इलीगल पाई गई है। और अभी हम इसका पूरा ड्रोन सर्वे कर रहे हैं और ऊपर से हम सारा देखना चाहते हैं कि और कितनी संरचनाएं हैं जो बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिला अधिकारी की इजाजत के बिना किसी भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। हर राज्य के हाई कोर्ट को इस आदेश को लागू कराने के साफ साफ निर्देश हैं। ऐसे में जब उधम सिंह नगर प्रशासन को सिरोली कला में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण की खबर लगी, तो हरकत में आते हुए तुरंत मस्जिद को सील कर दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी बॉर्डर से सटे उधम सिंह नगर के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी अपने पैर जमा रही है। यही नहीं, ये लोग अवैध रूप से मस्जिद, मदरसे और मज़ारों का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस समय यहाँ पर धामी का शासन है, जिन्हें इस तरह की अवैध गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमण की हुई थी, कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। भाइयों बहनों, उस अतिक्रमण से हमने 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। देवभूमि में मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। चादर गैंग अपनी दुकान समेट कर निकल ले, वरना अभी मस्जिद पर तालाबंदी हुई है, आगे बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, यानी कि इस अवैध मस्जिद की कभी भी डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भगवान विष्णु का जहां कल के अवतार होना है, उस संभल नगरी के विकास के लिए योगी सरकार ने 423 करोड़ का फंड मंजूर किया है, लेकिन अखिलेश यादव के विधायक इससे खफा हैं। विधायक इकबाल महमूद को लगता है कि भगवान के घर को दुरुस्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इससे जनता का कुछ भी भला नहीं होगा। के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। आप तो भगवान घर को दे रहा है, भगवान तो खुद अपने घर का मालिक है, चाहे जैसा करा लेगा, इससे भी करा लेगा, इससे करा लेगा। सुना आपने, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी तीर्थ नगरी संभल को सनातनी पहचान वापस दिलाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदू तीर्थ स्थलों का पुराना वैभव वापस लौटे। हिंसा से बदनाम संभल में सनातनी गौरव फिर से स्थापित हो, यह शायद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के विधायक को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी तो जिले के विकास के लिए जो भारी भरकम पैसा योगी सरकार ने मंजूर किया है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को लगता है कि हिंदू तीर्थ स्थलों का विकास करना पैसों की बर्बादी है। मस्जिद जैसे होती है उसको अल्लाह का घर कहते हैं, तो तीर्थ स्थल है आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ उसको कहते होंगे, तो उसका भगवान का घर है, तो भगवान देखेगा उसको। अगर जनता के लिए क्या कर रहा हो, उसकी सुविधा के लिए क्या कर रहा हो। संभल में विकास की बयार बह रही है, साथ में दंगाइयों का हिसाब भी किया जा रहा है। जो वादा मुख्यमंत्री योगी ने संभल से किया था उसी को पूरा करते हुए 423 करोड़ का फंड भी मंजूर किया गया, जिससे सिर्फ तीर्थ स्थलों का ही जीर्णोद्धार नहीं होगा, कलेक्ट्रेट का नया भवन बनेगा, पीएसी की बटालियन बनेगी, जिला जेल भी बनेगी, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग बनेगा, संभल, चंदौसी, बहजोई में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे ताकि संभल को एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। लेकिन संभल के विधायक इकबाल महमूद अपनी मजहबी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, मदरसे बनाने की पैरवी कर रहे हैं। आप जिनके वोटों से जीतकर पार्लियामेंट में और असेंबली में जा रहा हो, उनका भी तो सोचो, कहीं सड़कें बनवाएं, कहीं मदरसे बनवाएं, कहीं स्कूल बनवाएं, कॉलेज बनवाएं, ये विकास नहीं। हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर जो टीस अखिलेश के विधायक के दिल में थी, वही टीस यहाँ रहने वाले भाईजान के दिलों में भी है। दबी जुबान से वो कह रहे हैं कि सरकार संभल के विकास में मजहबी भेद कर रही है। किसी एक ही समाज को या एक ही तीर्थ स्थल को या संभल के संवारने के लिए जो नाम आता है, खाली कब्रिस्तान को भी तो देखना पड़ेगा, वो भी तो प्रदेश में ही है। संभल की पौराणिक विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए योगी सरकार संभल में 19 प्राचीन कूप और 68 तीर्थ स्थलों का विकास कर रही है। चतुर्मुख ब्रह्मकूप को विकसित भी किया जा चुका है। जल्द ही यमघाट तीर्थ भी तैयार हो जाएगा। तीर्थ स्थलों की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी खुल चुका है। यानी सिर्फ ऐलान ही नहीं, योगी का संभल विजन धरातल पर उतरता भी दिख रहा है। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। जिस संभल में आजादी से पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां अब हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 1 साल पहले संभल फिर से सुर्खियों में तब आया जब विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की। लेकिन ये संभल का अतीत है। अब संभल की पहचान कल्कि अवतार की नगरी और दोबारा खोजे गए तीर्थ स्थलों के रूप में है। संभल का चतुर्भुज कूप अब अपने वास्तविक स्वरूप में आना शुरू हो चुका है। लेकिन 1 साल पहले जब यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो यहाँ पर सिर्फ मलबा, झाड़, झंखार था और आपको कतई अंदाजा नहीं लग सकता कि यहाँ पर एक तीर्थ स्थल भी था। और इसे बनाने के लिए नगरपालिका परिषद ने 24 घंटे काम किए और इसका वास्तविक स्वरूप अब आपको देखने को मिलेगा। सनातन के दुश्मनों को संभल का चुस्त लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू बेखौफ होकर रहें, पर बदलते स्वरूप और योगी के तीर्थस्थल विकास मॉडल से संभल का हर सनातनी खुश है। ऐसा विकास कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। जो दुर्दशा रही संभल की, बहुत ज़्यादा दयनीय रही और आज सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। संभल का विकास योगी सरकार में हो रहा है, समाजवादी सरकार में कभी विकास नहीं हुआ। सनातनी संभल की विवादित जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर मानते हैं, जिसको लेकर विवाद अदालत में लंबित है। योगी सरकार चाहती है कि संभल का सनातनी वैभव फिर से उठे, फिर से ऊंचा हो, पर अखिलेश और उनके विधायकों को तीर्थस्थल विकास मॉडल गले से नहीं उतर रहा। इसीलिए सरकारी फंड में धार्मिक एंगल खोजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। जी हां, जहरीले कफ सिरप का कारोबार करने वालों का कच्चा चिट्ठा योगी फोर्स खोल रही है, खंगाल रही है। इस कारोबार से जुड़ा हर किरदार बेनकाब हो रहा है। योगी ने प्रण कर लिया है कि बच्चों की रगों में जहर उतारने वाले शैतानों का फुल एंड फाइनल इलाज अब होकर रहेगा। मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ योगी ने मोर्चा खोल दिया है। कफ सिरप की आड़ में मौत बांटने वाले सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। करीब 8 करोड़ के कफ सिरप की अब तक बरामदगी हो चुकी है। 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक 98 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 40 फर्म जांच के रडार पर हैं। आरोपियों पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक गई है। योगी फोर्स के निशाने पर खासतौर से शुभम जायसवाल है, जिसे जहर के इस पूरे कारोबार का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। शुभम फिलहाल फरार है।
आशंका है कि वो दुबई भाग चुका है। लिहाजा योगी फोर्स ने अब उसके प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू कर दी है। उसके खिलाफ और कड़ी धाराएं लगाकर लुकआउट नोटिस जारी कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पूरे एक्शन के बीच जी मीडिया की टीम वाराणसी स्थित शुभम जायसवाल के घर जा पहुंची, जो घर कम महल ज्यादा लगता है। शुभम ने कफ सिरप तस्करी के कारोबार से हुई कमाई के जरिए ही ये महल खड़ा किया है, जिसका नाम है दुर्गावती निवास, जो वाराणसी के बादशाह बाग इलाके में बना हुआ है। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल के इस वक्त बनारस के स्थित उस मकान पर हम मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से हाईटेक है। और यहाँ पर हाईटेक तरीके से जो आपके डोरवेल होती है उसको लगाया गया है, यानी आप पहले ही गेट पर घुसेंगे तो आपको अपनी आवाज के साथ चेहरे भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ये पूरा मॉनिटरिंग ऊपर के कमरे में बैठे हुए शुभम जायसवाल के हाथ में होती है। योगी फोर्स शुभम जायसवाल के इस महल पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कोडीन कफ सिरप मामले की जांच में जुटी एसटीएफ के सामने नए नए किरदार भी आ रहे हैं। शुभम जायसवाल इस खेल का बड़ा खिलाड़ी तो है ही, लेकिन उसके अंडर में कई और लोग हैं जो इस जहरीले कारोबार को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। इसमें मेरठ निवासी 2 युवक भी शामिल हैं। पहला युवक है मेरठ के सरधना का रहने वाला वसीम, जो कि बांग्लादेश में बैठकर शुभम के कारोबार को आगे बढ़ाता है। दूसरा युवक है मेरठ के ही राधना गांव का रहने वाला आसिफ, जो दुबई में बैठकर इस गिरोह को संचालित करता है। मेरठ पुलिस जो है वो इस पूरे प्रकरण में तमाम जानकारियां जुटाने में छुटी हुई है कि आखिर इन लोगों के साथ कौन कौन शख्स इन्वॉल्व थे। मेरठ कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से इस वक्त यहाँ खंगाला जा रहा है। मेरठ पुलिस भी तमाम पहलुओं पर इस वक्त यहाँ जांच कर रही है। प्रतिबंधित कफ सिरप में कोडीन की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी खासी है। चूंकि सामान्य तरीके से इसकी बिक्री नहीं की जा सकती, कोई भी दुकानदार डॉक्टर की पर्ची पर ही इसे बेच सकता है, वो भी एक बार में एक ही शीशी। एक निश्चित मात्रा के बाद इसका परिवहन भी प्रतिबंधित है। इसीलिए इसे देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बांग्लादेश पहुंचाने के लिए तस्करी का तरीका अपनाया जाता है। अब योगी फोर्स इस कारोबार की जड़ें खोदने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का कायदे आजम बनने का ख्वाब देख रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिन बुरे ही नहीं बल्कि बहुत बुरे चल रहे हैं। तालिबान की दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ रही है। टीटीपी के लड़ाकों ने एक ही दिन में मुनीर एंड कंपनी को 2 गहरे जख्म दिए हैं। कह सकते हैं कि उसकी फौज का कीमा बना दिया गया है। कैसे मुनीर की बुज़दिल फौज का धुआं हो गया, देखिए। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तानी अवाम किस कदर दहशत में है। एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हुए मुनीर एंड कंपनी को गहरा जख्म दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में टीटीपी ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 16 पाकिस्तानी जवानों की मौत होने की बात कही जा रही है। जिस समय टीटीपी ने हमला किया उस समय पाकिस्तानी सेना का काफिला बन्नू जिले के मोहम्मद खेल कस्बे में आजाद मंडी बाजार की ओर बढ़ रहा था। आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के काफिले की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सोशल मीडिया पर इस हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियां धू कर जलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुनीर एंड कंपनी को एक ही मोर्चे पर मार नहीं पड़ी है, दूसरी मार उसे बलूचिस्तान में पड़ी है, जहां नोककुंडी स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ है। यहां एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके हेडक्वार्टर के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 लड़ाकों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे भी टीटीपी का ही हाथ माना जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर खत्म होने के बाद टीटीपी की गतिविधियां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं। उसके लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। साल 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तानी आर्मी के 4000 सैनिक टीटीपी के हमलों में जान गंवा चुके हैं, जबकि 20,000 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। यानी मुनीर एंड कंपनी के लिए टीटीपी नई मुसीबत बन गया है। बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि टीटीपी के साथ साथ बलूचिस्तान में लगातार एक्टिव बीएलए के लड़ाके भी उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक साथ 2 मोर्चों पर मिल रही चुनौती से निपटना मुनीर और उसकी बुज़दिल फौज के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है और उसका कीमा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 100 घंटे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं।
पुतिन के इस दौरे पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका और चीन की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह है वो ब्रह्मास्त्र यानी कि सुखोई 57। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और रूस सुखोई 57 के साथ साथ S-400 की डील भी करने जा रहे हैं। सुखोई 57 की ये दहाड़ हिंदुस्तान के आसमान में भी गरज सकती है। रूस ने भारतीय वायु शक्ति को और मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है। मुमकिन है कि दिल्ली में 3 दिन बाद इस प्लान पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे में भारत और रूस के बीच बड़ी सैन्य डील होने जा रही है। ये डील कुछ और नहीं बल्कि सुखोई 57 की होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस सुखोई 57 की डील तकनीक के साथ करेगा। मतलब ये डील मेक इन इंडिया के तहत होगी और भारत में भी सुखोई 57 बनाए जाएंगे। लेकिन ये सौदा कितना बड़ा होगा, इसको लेकर सिर्फ कयास ही हैं। चीन पाकिस्तान इस डील से पहले ही सदमे में है। अमेरिका भी हैरान है और इसकी वजह है 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत, जो इसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग से अलग और बेहतर बनाती है। Su-57 की ताकत को भी जरा समझ लीजिए। सुखोई 57 में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी रडार पर इसका पता लगाना काफी मुश्किल होगा। इसकी टॉप स्पीड मैक 2 यानी करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार ईंधन भरने के बाद 3500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 2 इंजन हैं जो इसे हाई स्पीड मैन्यूवरिंग में मदद करते हैं। ये एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम से भी लैस है, जो कि इसे हर तरह के मिशन के लिए उपयोगी बनाता है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस की एक टेक्निकल टीम ने पिछले महीने HAL का दौरा भी किया था, जिसमें भविष्य में सुखोई 57 के भारत में ही निर्माण की संभावनाएं तलाशी थी। पिछली बार पुतिन जब भारत आए थे तो उसके कुछ महीने बाद ही यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ था। इस बार जब आ रहे हैं तो ये युद्ध भीषण हो चुका है। अगर Su-57 फाइटर जेट की डील हो जाती है तो निश्चित तौर पर भारत की वायु शक्ति में इजाफा होगा। 5वीं पीढ़ी का यह स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं शादी में बीफ कोरमा परोसने का आरोप है तो किसी शहर में गुरुद्वारे के पास मांस का टुकड़ा फेंकने का संगीन जुर्म हुआ है। दोनों ही घटनाएं करीब करीब एक ही वक्त पर सामने आई हैं, बस शहरों का फर्क है। सवाल है कि क्या यूपी के 2 शहरों में नॉनवेज से माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं रची जा रही? ये खुलेआम भैया काउंटर पे चार्ट लगाकर गाय का मांस को लोगों को खिला रहे थे। अगर कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं। अगर कोई माहौल खराब करेगा उसको योगी दंड जरूर देंगे। अगर दावते वलीमा में बीफ कोरमा वाकई परोसा गया होगा तो तय मानिए योगी फोर्स के हाथ गुनहगार की गिरेबान तक बस पहुंचने ही वाले। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय की शादी समारोह के मेन्यू पर संग्राम हो गया। मेहमानों में हिंदू भी थे। जब उन्होंने खाने के स्टॉल पर बीफ कोरमा लिखा देखा तो उनका खून खौल उठा और जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो उनसे मारपीट भी की गई। तो जैसे ही मैं शादी में पहुंचता हूं, अंदर घुसता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि ये बीफ कोरमा का काउंटर लगा हुआ था। तो मैंने देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने फिर सर्च किया, मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मुझे पता लगा कि ये गाय का मांस है। ये खुलेआम भैया काउंटर पे चार्ट लगाकर गाय का मांस को लोगों को खिला रहे थे। जैसे ही पुलिस आती है तो मैं उनके साथ अंदर गया था। अंदर पे जब मैंने काउंटर पे दिखाया कि देखिए खुले में गाय का मांस को ये लोगों को खिला रहे हैं, तो इसी बात पर जैसे मैंने इनको बोला है तो लोगों ने, वहाँ सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। अगर वलीमा में गाय का मांस नहीं था तो मियां भाई शांति से इस बात को बता सकते थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट था, इसलिए सफाई की जगह वो हाथापाई पर उतर आए। लेकिन वो भूल गए कि अभी तो सब सामने आना बाकी है, इसलिए पुलिस ने कैटरर समेत 3 लोगों को पकड़ा है और जांच के लिए मीट के सैंपल को भेज दिया है। प्रार्थी थाने पर आए थे, उन्होंने तहरीर दी है। अभी CO साहब से और इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है और उन पर
कठोर कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। अलीगढ़ में हिंदुओं से बीफ वाली साजिश तो की गई, मेरठ में गुरुद्वारे के बाहर मांस के टुकड़े फेंककर माहौल में नफरती गंध फैलाने की साजिश भी रची गई ताकि आसपास रहने वाले हिंदू भड़क जाए। ये हमारे साथ इस वक्त गुरुद्वारा कमेटी के जो लोग हैं वो मौजूद है। वीर जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है? वो फेंक के गए गुरुद्वारा के सामने मीट ये गोश्त जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कलेजी है क्या, जो पता 2-2.5 किलो था मतलब के, वो फेंक के फरार हो गए। गली नंबर 7 का ये गुरुद्वारा है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की मदद से मेरठ पुलिस अब उन आरोपियों की तलाश कर रही है, उन असामाजिक तत्वों की तलाश कर रही है। कॉलोनी में रहने वालों को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ और साजिश करने वाले कामयाब हो गए। पर मांस का टुकड़ा फेंकने वाला तीसरी आंख में रिकॉर्ड हो चुका है और उसका सीसीटीवी योगी फोर्स को मिल चुका है। ये तय मानिए जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में होगा। ना तो अलीगढ़ में बीफ कोरमा से षड्यंत्र करने वाले बचेंगे, ना ही मेरठ में मांस फेंकने वाले। सनातनियों से नॉनवेज वाली साजिश करने वालों को योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।